साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस की भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली क्लास में। पिछली कक्षा में हमने यह पढ़ा था कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भारत में किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है, और उसमें उसको पढ़ते हुए हमने आरबीआई की परिणात्मक विधियों के बारे में चर्चा की थी। परिणात्मक विधि, और यह परिणात्मक विधि कौन कौन सी थी जो हमने चर्चा की थी? उसमें रेपो रेट और बैंक रेट के विषय में चर्चा की थी कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, और बैंक दर क्या होता है? बैंक रेट, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ठीक है। साथ में हमने देखा कि आरबीआई आरआर और बीआर में कमी या बढ़ोतरी करके किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हमें आज पढ़ना है, अभी हमने रिवर्स रेपो रेट नहीं पढ़ा था, इसके विषय में हमने आपको लिखा दिया है पूरा। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इनके विषय में हमें डिस्कस करना है। ये दोनों डिस्कस हो गए हैं। आज हम बात करते हैं ट्रिपल, यानी कि रिजर्व बोल रहे हैं, रिवर्स है। रिवर्स रेपो रेट। बस जो रेपो रेट की आपने डिफिनेशन पढ़ी थी उसको रिवाइज करिए एक बार। क्या पढ़ी थी हमने रेपो रेट की डिफिनेशन? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, उसको जरा सा उल्टा कर दीजिए कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है। ठीक है। यदि इसको हम दूसरे वैसे देखें तो वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं अपनी अल्पकालिक तरलता आरबीआई के पास जिस दर से जमा करते हैं। ठीक है। एक इसकी और डिफिनेशन आप लिख सकते हो, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालिक तरलता आरबीआई में जमा करते हैं अब आरआरआर से क्या करता है आरबीआई, कैसे कंट्रोल करता है? तो इसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका, जो पहला तरीका होता है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मुद्रा जब स्फीति होती है उसमें आरआर में वृद्धि कर देता है। आरबीआई लिख लीजिए आप, मुद्रा स्फीति की स्थिति में रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर देता है। ठीक है। साथ में दूसरी कंडीशन क्या होती है? या तो मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई, जब मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है, वो भी नोट कर लीजिए। मुद्रा संकुचन में क्या करेगा? आरआर में कमी कर देगा। ये भी कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। आरबीआई मुद्रा संकुचन की स्थिति में रिवर्स रेपो रेट में कमी कर देता है। ठीक है। क्या होता है, चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है। पहला हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन की स्थिति। इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति। ठीक है। इन्फ्लेशन की स्थिति, इन्फ्लेशन है, अभी हमने क्या बताया? इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई आरआर में वृद्धि कर देगा। क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। अब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक जब
ट्रिपल आर ज़्यादा होगा तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, अरे वाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो उनके पास जो अल्पकालिक जो अपनी तरलता है वह आरबीआई में जमा करेंगे। क्या करेंगे, वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आरबीआई में जमा कर देंगे। अब वाणिज्यिक बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई को दे दिया, वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा बचा नहीं बचा, यानी कि उधार देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। उधार देने की क्षमता में कमी। साथ में वाणिज्यिक बैंक एक और काम करेंगे, वाणिज्यिक बैंक जो उनके पास जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, ग्राहकों को लालच देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास जमा करो ताकि हम आरबीआई के पास जमा करके पैसा कमा सकें। ठीक है, या दूसरी स्थिति होगी, तो दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, मार्केट में कैश की कमी होगी। ठीक है, यानी कि तरलता की कमी हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में मुद्रा की कमी होगी। जब मुद्रा की कमी होगी तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी, क्रय शक्ति में कमी आई, और क्रय शक्ति में कमी आने से क्या होता है, मांग में कमी होती है। मांग में कमी, मांग में कमी होने से सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा कीमत में कमी। ठीक है, कीमत में कमी, और यह सब जो होगा यह नियंत्रित तरीके से होगा ताकि इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह ना पड़े। समझ गए, इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होगा, सेम इसका अपोजिट डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। डिफ्लेशन और रिसेशन, रिसेशन अर्थात मंदी। इसमें क्या करेगा आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट में कमी कर देगा, आरआरआर में कमी। अब जब रिवर्स रेपो रेट में कमी होगी तो बैंक अपनी तरलता क्यों जमा करेंगे भाई आरबीआई के पास, जब कमी हो रही है तो बैंक क्या करेंगे, जो अपनी तरलता होगी वाणिज्यिक बैंक वो आरबीआई के पास नहीं जमा करेंगे। वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आरबीआई में नहीं जमा करेंगे। अब वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता आरबीआई में जमा नहीं करेंगे तो वाणिज्यिक बैंक कैसे पैसा कमाएंगे भाई, जब आरबीआई कम दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वाणिज्यिक बैंक कैसे पैसा कमाएंगे, उनका भी उद्देश्य पैसा कमाना है। तो क्या करेंगे, बाजार में उधार ज़्यादा देंगे, बाजार में उधार अधिक व कम ब्याज दर पे देंगे कि भाई ज़्यादा ज़्यादा ले जाओ हमारे पास से, कम ब्याज दर पर देंगे। इससे क्या होगा, बाजार में तरलता बढ़ेगी, बाजार में तरलता बढ़ने का सीधा सीधा अर्थ है क्रय शक्ति बढ़ेगी। फिर इससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से क्या होगा, बोलो बोले आप, कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने के साथ ही जो आपका मुद्रा संकुचन है या मंदी की स्थिति है इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, समझ गया आप ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट। रिवर्स रेपो रेट, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, जबकि रेपो रेट कितना हमने देखा था 5.90%। ठीक है, ये भी आप पढ़ते रहिएगा, आपसे पूछा जाता है वर्तमान में कितना है, और यह चेंज भी होता रहता है। आरबीआई हर दूसरे हफ्ते इसे चेंज करती है, आरबीआई हर दूसरे हफ्ते इन सबको रिवाइज करती है, देखती है चेंज करने लायक है तो चेंज करती है, यदि उसे लगता है सब सही चल रहा है तो नहीं चेंज करेगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा, हम कुछ चीज़ें देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, ओएमओ और एमएसएफ के विषय में पढ़ने देखने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यह क्या होता है, LAF इसको बोलते हैं,
या कुछ नहीं होता है, या रिवर्स रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों चीज़ें जब मिलाई जाती हैं तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाती है। ठीक है। साथ में अगर CRR और SLR को आपस में मिलाते हैं तब यह बनता है VRR, यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये सब कुछ डिफिनीशंस हैं, बीच में पूछ ली जाती हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब CRR और SLR डिस्कस करते हैं। चलिए, CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, अर्थात नगद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? RBI के दिशा निर्देशों अनुसार बैंकों के पास जो कुल जमा पूंजी होती है, ठीक है, बैंकों की जो कुल जमा पूंजी होती है, उस कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग या अनुपात RBI अपने पास नगद रूप में रखता है। बैंकों से कहता है तुम्हारे पास जो कुल जमा पूंजी है, बैंकों की कुल जमा पूंजी क्या होती है? जो उनके पास डिमांड डिपॉजिट होता है और जो उनके पास टर्म डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट जितना होता है, यह होती है बैंकों की कुल जमा पूंजी। ठीक है, उसका कुछ निश्चित भाग अनुपात के रूप में RBI अपने पास रखता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग या अनुपात जो RBI अपने पास नगद रूप में रखता है, यह अनिवार्य है। ठीक है, बैंकों की सहूलियत से चलने के लिए यह अनिवार्य होता है। वर्तमान में जो CRR रेट है वह 4% है। वर्तमान में CRR 4%, यानी कि बैंकों की जो कुल जमा पूंजी होगी उसका 4% RBI अपने पास नगद रूप में रखेगा। ठीक है, एक होता है SLR, यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह होता है सांविधिक तरलता अनुपात जिसे बोलते हैं। ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है? सेम है जैसे आपने CRR पढ़ा कि बैंकों की कुल जमा पूंजी का वह निश्चित अनुपात जो RBI अपने पास नगद रूप में रखता है। यहाँ पे नगद रूप नहीं है, बात आती है। यहाँ पे RBI कुछ निश्चित दर पर बैंक का कुछ कुल जमा पूंजी होती है वो अपने पास रखता है। नोट कर लीजिए, बैंक की कुल जमा पूंजी का निश्चित भाग या अनुपात जो RBI अपने पास सुरक्षित रखता है, यह RBI इसलिए करता है। मान लीजिए कोई बैंक अगर दिवालिया होने की स्थिति में आ जाए, बैंक लगातार घाटे में जा रहा है, वहाँ पे व्यापार नहीं सही है, तो RBI तुरंत भांपेगा और बैंक के सारे कामकाज को रोक लेगा, ताकि जो बैंक में जो निवेशक हैं जिनका पैसा है वह सुरक्षित बना रहे। तो यह बहुत आवश्यक है। SLR वर्तमान में 18% है। अभी आप देखें, CRR में नगद रखता है जबकि SLR में कुछ जमा पूंजी का निश्चित भाग रखता है। इस निश्चित भाग में क्या क्या आता है? बैंक SLR के रूप में RBI के पास क्या क्या रखते हैं? तो SLR में नगद आता है, यानी कि जो कैश है। इसमें स्वर्ण आता है, सोना जो बैंकों के पास होता है, और
प्रतिभूतियाँ आती हैं, प्रतिभूतियाँ नहीं, सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ आरबीआई समय समय पर जारी करता है, जो बैंक खरीद के रखते हैं, ठीक है। इन सिक्योरिटीज़ को भी तरलता के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तरलता क्या होती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी वह चीज़ है, वह सभी साधन जो मुद्रा का कार्य करें और लोगों द्वारा स्वीकार्य हों, ठीक है। जैसे नोट की तरलता सबसे अधिक होती है, तुरंत नोट चल जाता है, जबकि चेक होता है, सोना होता है, उसकी तरलता थोड़ी कम होती है। चेक क्या होता है, आपको बैंक में भरना पड़ता है, अकाउंट में आता है, उसके बाद यूज़ होता है। इसी तरह सोना होता है, आपको दुकान पे जाना पड़ेगा या बैंक में जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर जगह पर सोने को बेच के आपको कैश लेना पड़ेगा, फिर आप कार्य कर पाएंगे, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं वह बैंक खरीदते हैं, इसका अर्थ होता है कि वह सरकार को ऋण देते हैं, ठीक है। और बैंक एसएलआर के माध्यम से सरकार को ऋण देती है। समझ गए एसएलआर और सीआरआर का डिफरेंस? किताबों में बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। अगर आप नोट करना चाहें, खुले बाजार की क्रियाएं। कुछ नहीं होता है इसमें। क्या करेगा आरबीआई, जो है बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, भारत सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनका क्रय और विक्रय करता है, ठीक है। आरबीआई डायरेक्ट क्रय विक्रय करता है, आरबीआई की साइट से आपको ये मिलते भी हैं। आरबीआई द्वारा सीधे तौर पर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, इन्हें डेब्ट बॉन्ड बोलते हैं। आरबीआई की वेबसाइटों पे डेब्ट बॉन्ड इशू होते हैं, बैंक्स भी डेब्ट बॉन्ड इशू करते हैं, अन्य बैंक भी। और यह डेब्ट बॉन्ड आपको कुछ निश्चित समय अवधि में आपको एक निश्चित रिटर्न देने का वादा करते हैं। खैर यह सभी मार्केट के जोखिम के अधीन होता है, इनका क्रय विक्रय, या आप उसकी साइट पे देख सकते हैं। एक बार आरबीआई की साइट हमेशा विजिट जरूर करिए, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियाँ किस प्रकार की होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक होता है ट्रेजरी बिल्स और एक होते हैं सरकारी बॉन्ड। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियाँ यह दो तरह की होती हैं, एक होती हैं ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल, और एक होते हैं सरकारी बॉन्ड। जो ट्रेजरी बिल होते हैं यह 1 साल से कम के होते हैं, यानी कि 91 दिन के होंगे, 182 दिन के होंगे और 364 दिन के होंगे, ठीक है। 1 वर्ष से हमेशा कम होते हैं। और जो सरकारी बॉन्ड होंगे या 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे होंगे, ठीक है, जो सरकारी बॉन्ड होंगे। तो ओएमओ आरबीआई कब करता है? जब यह, इनको सरकारी प्रतिभूतियों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, G-SEC भी बोलते हैं, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, G-SEC भी बोलते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, मान लीजिए मुद्रास्फीति की स्थिति है मार्केट में, मुद्रास्फीति है। एक बार रिवाइज करिए, मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ता है वह मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो आरबीआई क्या करेगा, बाजार में, आरबीआई बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचेगा। लोग लालच में आके खरीदेंगे कि अच्छा रिटर्न हमें मिल जाएगा, 8%, 10% इस हिसाब से रिटर्न मिलेगा, लोग लालच में आके खरीद लेंगे। जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, मुद्रा की कमी हो जाएगी मार्केट में, मुद्रा की कमी, मुद्रा की कमी होने से क्रय शक्ति में कमी, ठीक है, क्रय शक्ति में कमी, क्रय शक्ति में कमी होने से जो हमने आपको पीछे नोट कराया है, मांग में कमी, कीमतों में कमी और मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ठीक है। अब बार बार नोट कराने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होगी, ठीक है। ठीक इसी का विपरीत होगा मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में। मुद्रा संकुचन
या मंदी की स्थिति। इसमें क्या करेगा, आरबीआई बाजार से जी से वापस ले लेगा, बाजार से जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वापस लेगा, यानी कि खरीद लेगा। अब आरबीआई खरीदने का लालच देगा कुछ रेट ऑफ टर्म्स बढ़ा के, तो लोगों को ज़्यादा जब रिटर्न दिखेगा लोग तुरंत आरबीआई को वापस भेज देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रा संकुचन का नियंत्रण होगा। इस विषय में आपको लिखा चुके हैं पूरा पूरा, ठीक है। यह दो चीज़ें हो गई, ओएमओ और अब आते हैं ओएमओ के बाद बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एमएसएफ इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह एक नया कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट लाया गया है 2011 में लाया गया, ठीक है। 2011 में यह कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। और यह जो 2011 में लाया गया है कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुझाव, ठीक है। एमएसएफ में क्या होता है, एमएसएफ हमेशा जो वर्तमान में रेपो रेट चलता है उसमें 1% जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह वर्ष 2011 में स्टार्ट किया गया था, 2011 में इतना रखा गया था, रेपो रेट में 1% जोड़ दो, ठीक। वर्तमान में क्या किया गया है, वर्तमान में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वह बैंक रेट के ही बराबर रखी गई है, ठीक, बैंक रेट के बराबर ही रखी गई है, यानी कि जो आरआर है उसमें 0.25% जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को जब अतिरिक्त ऋण की, एक तो आरआर से लेते हैं, दूसरा बैंक रेट से लेते हैं, लेकिन फिर भी जब अतिरिक्त ऋण की ज़रूरत होती है तो वह एमएसएफ के माध्यम से ऋण लेते हैं। बैंकों को जब अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो वह एमएसएफ के माध्यम से ऋण लेते हैं, ठीक है। जब वो अपना आरआर और बीआर का कोटा ओवर कर चुके होते हैं, ठीक है, या अल्पकालीन परिस्थितियों में होता है, बैंक इसके अंतर्गत जो अपना एसएलआर का कोटा होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यह 2011 से भारत में लागू है, समझ गए। आरबीआई नॉर्मली क्या करता है, बैंक दर का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। जब आरआर से नहीं मिल पा रहा है तो एमएसएफ के जरिए दे दिया जाता है, ठीक है। आपके सारे जो ऑपरेशंस थे, आपको क्वांटिटेटिव मेथड थे, वो समझ में आ गए। अब हम आगे बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव मेथड के विषय में। तो अगली कक्षा में उस पर हम डिस्कस करते हैं। इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का हमें सुनने के लिए, कक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।